हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मित्रों। तो दोस्तों अब हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट का पार्ट 2 करंट अफेयर का। और ये जो पार्ट 2 है वो आज की डेट में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब अभी हम कर रहे हैं लगभग कितने बजने वाले हैं, हाँ तो 12 बज चुके हैं, तो लगभग 3 अगस्त शुरू हो चुकी है अब। तो अब हम 3 अगस्त को शुरू हो चुकी है, तो हम 2 अगस्त तक का यहाँ पर लेके चल रहे हैं, मतलब 2 अगस्त तक का कंप्लीट हो चुका है। और इसका अगला पार्ट आएगा, वो आएगा आपका जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके आसपास, ठीक है। उसके आसपास का मतलब उससे 10-15 दिन पहले। एकदम से पास नहीं लाऊंगा, आपको रिवीजन का पूरा टाइम मिलेगा। और मेरे मित्रों, मैंने जो आपसे कमिटमेंट कर रखा है कि मैं सारी की सारे आपके लिए लेकर आऊँगा, तो मित्रों लेकर आऊँगा, टेंशन ना लो आप, ठीक है। हाँ, और अब इसकी स्पीड बढ़ गई है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर आपको, 4 नहीं तो 5, चौथे 5वें दिन आपको ये जो पार्ट हैं वो मिलने लगेंगे। और अगले जो वीडियो आएगा अपना, वो नेशनल जो इश्यू हैं अपने जितने, वहाँ से शुरू होता है। अब सारे नेशनल इश्यू निपटाएंगे हम अगले 20 दिन के अंदर, ठीक है मित्रों। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी आप तक पहुँचे, ठीक। और जो मेरे मित्र, जो मेरे बच्चे मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, मुझे उनके सबके नाम पता है, मुझे पता है सब कौन कौन मुझे रेगुलर फॉलो कर रहा है और मेरे मतलब वीडियोज़ को देखता है और उनसे फ़ायदा लेता है। अब फ़ायदा तो कितना हुआ वो एग्ज़ाम के अंदर ही पता लगेगा, लेकिन मेरी जितनी क्षमता है उसके आधार पर मैं पूरा ही दिमाग लगा के जितनी चीज़ें हो सकती हैं मैक्सिमम इम्पोर्टेंट, वो सारी की सारी लेके आता हूँ। तो दोस्तों मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपका समय भी कीमती है और आप खुद भी होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, ऐसी बात थोड़ी है। आरएएस बनने जा रहे हो, मजाक थोड़ी है। तो अपन सीधा चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो मित्रों आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है, देखो 26वां इसीलिए क्योंकि 25 न्यूज़ हम पहले पार्ट में कर चुके हैं और लगभग 25 ही इसमें होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 है जो वो जारी की गई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसने जारी किया, तो इसको जारी किया है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, ठीक है। इसको बोलते हैं IREA, अगर आप शॉर्ट में लिखोगे तो इसको ये बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसका पूरा ही नाम याद रखना, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ कही गई है, क्या क्या मेंशन किया गया है, उसको देख लेते हैं अपन। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया अभी भी ऑफ ट्रैक है। किस लिए ऑफ ट्रैक है? जो हमने पेरिस कन्वेंशन के अंदर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर हमने बोला था जब हमारा पेरिस के अंदर शिखर सम्मेलन हुआ था 2015 में, कि हम 2030 तक जो है वो हम जो एमिशन होते हैं, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको हम इस तरह से मतलब कंट्रोल करेंगे कि 2030 तक हम पूर्व जो औद्योगिक एरा है उसके 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आगे ना बढ़ पाएँ। लेकिन ये रिपोर्ट क्या बोल रही है आपकी जो है जो आउटलुक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट आई है, जो IREA की जो रिपोर्ट आई है वो बोल रही है कि हम अभी भी ऑफ ट्रैक हैं। अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो वो लक्ष्य जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का हमने रखा है वो तो कभी पूरा नहीं होना भाई, ठीक है। बाकी दूसरे तुम कुछ भी करते रहो, लेकिन ये लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला है जिस गति से और जिस तरह से अपन लोग चल रहे हैं। मित्रों आपने एक साथ देखा होगा कि अपने हिंदुस्तान के अंदर EV इलेक्ट्रिक व्हीकल की एकदम से जो मार्केट के अंदर आवक बढ़ गई है, वो दोस्तों उसका एक कारण ये पेरिस कन्वेंशन भी है जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ठीक है मित्रों। और अगर आप को हो सके, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करते हैं तो आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही इस्तेमाल करें। मार्केट वार्केट जाने के लिए स्कूटियाँ आ रही हैं बहुत सारी, वो खरीद लें, ठीक है। पेट्रोल भी बचेगा और पॉल्यूशन भी ठीक नहीं होगा। तो मेरे मित्रों आगे चलते हैं, अपन देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर स्थापित बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है दोस्तों, 40%, ठीक है। और 2022 में वैश्विक बिजली वृद्धि में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 83%। मतलब ये है कि अभी हम जितना यूज कर रहे हैं उसमें तो हम 40% हिस्सा है, ठीक है, जितनी टोटल बिजली यूज कर रहे हैं। और जो वृद्धि हुई है, मान लो 100 की वृद्धि हुई, ठीक है, 100 यूनिट की वृद्धि हुई, तो 100 यूनिट में से हमने पिछले साल जो प्रत्येक 83 यूनिट हैं वो हमने नवीकरणीय ऊर्जा से बढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। किससे बढ़ाया है हमने? नवीकरणीय ऊर्जा से बढ़ाया है। मतलब जो हम जैविक ईंधन का प्रयोग करते थे एनर्जी के उत्पादन में, उसका आपने ने क्या किया है, उसकी कमी की है, उसको कम किया है, ठीक है दोस्तों। और नेट शून्य प्रतिबद्धताओं को कानून में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। ये रिपोर्ट बोल रही है, क्या बोल रही है कि नेट शून्य की जो प्रतिबद्धताएं हैं कि भाई हम मान लो कोयले से जीरो करेंगे, पेट्रोल जो डीजल से उत्पादन होता है, गैस जो होता है
उसको हम 0 करेंगे, ठीक है। जो हम BS4 BS3 जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल चल रहे हैं उनको हम शून्य करेंगे। तो इस तरह से जो नेट शून्य की प्रतिबद्धता है, नेट शून्य का मतलब जो कार्बन हम छोड़ रहे हैं उसको 0 करना, उसको उत्सर्जन को क्या करना, 0 करना। तो इस तरह की प्रतिबद्धताओं को हमें कानूनी रूप से शामिल करना पड़ेगा, तभी हम 1.5 के जो लक्ष्य है उस टारगेट को हम कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो हम उससे आगे निकल जाएंगे बहुत, ठीक है। और यहाँ पर आगे निकलना खतरे की घंटी है, खुशहाली की घंटी नहीं है, ठीक है मेरे मित्रों। तो देखो दोस्तों, प्रत्येक निवेश और योजना निर्माण में भविष्य की निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था संरचना, मतलब हमें किस तरह की अर्थव्यवस्था का विकास करना है जो निम्न कार्बन हो, ठीक है, और भूगोल पर विचार करना चाहिए। और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य को जीवित रखने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का स्तर, आज कितना हम नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन कर रहे हैं, तो 3000 गीगावाट, जिसे बढ़ाकर 2030 में कितना करना पड़ेगा, 10,000 गीगावाट करना पड़ेगा, ठीक है मेरे मित्रों। ये रिपोर्ट क्या बोल रही है कि जो वैश्विक स्तर पर 3000 गीगावाट का हम उत्पादन कर रहे हैं उसको 10,000 गीगावाट तक लेके जाओ नवीकरणीय ऊर्जा से, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा अपन और आगे, ठीक है। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, वीडियो छोटा ही रखेंगे, 1 घंटे या उससे कम का ही कोशिश करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको समझाएं नहीं चीज़ें, सारी चीज़ें समझाते हुए निकलेंगे, ठीक है। चलो मेरे मित्रों, अगला न्यूज आर्टिकल है अपना दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको, दिबांग। ये अब एक बात और बताओ, ये दिहांग है, जो दिबांग है वो एक नदी का नाम हो रहा है, ठीक है। वो नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, और नहीं पता हो तो आप एक बार देख लें, ठीक है दोस्तों। तो दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए अनायास ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, चाहे वो कोई वन्यजीव अभ्यारण्य हो, चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, चाहे वो कोई दूसरी चीज़ हो, ठीक है दोस्तों। अगर उसका संबंध नॉर्थ ईस्ट से है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो आप थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस किया करो, बाकी तो सारी चीज़ों पर ही करना है, ठीक है। इस अभ्यारण्य को दोस्तों 98 के अंदर सूचित किया गया था। यह विविध प्रकार के वन्यजीवों का घर है। कौन कौन से? तो मिस्मी ताकिन, कस्तूरी मृग, जो आपने कहानियाँ सुनी होंगी बचपन में कस्तूरी मृग की, किसी नाभि के अंदर कस्तूरी होती है और ये पूरी दुनिया के अंदर भागता रहता है, लेकिन इसको कहीं कस्तूरी नहीं मिलती। ये उसी तरह से है मित्रों कि सिलेक्शन आपके अंदर होता है। जो सिलेक्शन आप लेते हो ना, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो उस बच्चे के अंदर ही होता है, लेकिन हम सिलेक्शन की तलाश में कोचिंग भटकते हैं, गली गली भटकते रहते हैं। सॉरी मित्रों, सॉरी। तो हम क्या करते हैं, कोचिंग भटकते रहते हैं, नई नई किताबों के चक्कर में भटकते रहते हैं। हम लोग बैठ के जो हमारे सोर्स हैं उनकी सेल्फ स्टडी कभी नहीं करते ढंग से। तो हमें करना चाहिए, कस्तूरी मृग से कुछ तो सीख लो। गोरल, तेंदुआ और हिम तेंदुआ और बाघ, ये यहाँ पर वन्यजीव पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। और मेरे मित्रों थोड़ा सा और आगे चलें तो यहाँ पर एक जनजाति भी पाई जाती है। कौन सी? ईदू मिस्मी जनजाति यहाँ स्थानीय रूप से पाई जाती है। और इसी जनजाति के कारण ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, दिबांग वाला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चर्चा में आया है, इसीलिए मैंने आपको दिबांग को पढ़ाया है, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे चलेंगे मित्रों। तो एक बहुत बढ़िया न्यूज़ आने वाली है, वो आ चुकी है, आने क्या वाली है। तो टाइगर सेंसस के बारे में अपने आप पढ़ने वाले हैं, मतलब टाइगरों की गणना, मतलब बाघों की गणना, बाघ जो गणना है उसके बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि 2022 में 5वें चक्र की गणना के आंकड़े क्या हैं हमने प्रस्तुत किए हैं। 2022 तक के आंकड़े हैं जी, ठीक है, और 5वें चक्र की गणना है। और इसमें क्या है, पिछले 4 वर्षों में 6.7% की वृद्धि दर्ज की है हमने बाघों में। कौन? टाइगर जो होते हैं, बाघ होते हैं, TIGER जो वाले होते हैं, उसके अंदर हमने क्या किया दोस्तों, पिछले 4 वर्षों में 6.7% की वृद्धि दर्ज की है। मतलब क्या, 6.7% की वृद्धि दर से बड़े हैं वो, परसेंटेज आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो बाघों की गणना भारत में 20 राज्यों के वन्य आवासों में की गई थी। मतलब सीधी सीधी बात है, भारत के अंदर 20 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कितने राज्यों में?
20 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। अब देखो इस जो गणना हुई है उसके क्या आंकड़े निकल के आए हैं उन पर अपन प्रकाश डाल देते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहीं से निकलेंगे। तो वर्ष 2018 से 22 तक बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। कितने बाघों की संख्या बढ़ी है? 200 की। और वर्तमान में कितने बाघ हो गए हैं भारत में? 3167। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 200 की वृद्धि और 3167 और 6.7% की जो वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में वो, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इनको बेटा इनको दोस्तों थोड़ा सा ढंग से रट के चलना, ठीक है बच्चों। तो अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे, अपन देखते हैं अब वृद्धि दर क्या हुई। आपको पता लग गया कि संख्या कितनी है, तो 200 संख्या 200 बढ़ी है। 2018 में कितनी थी? तो 2967 थी, और अभी कितनी हो गई है? तो 3167 हो गई। 200 की वृद्धि हुई है, ठीक है दोस्तों। 20 राज्यों में गणना हुई है, इसका अर्थ ये है कि 20 राज्यों के अंदर बाघ पाए जाते हैं भारत के, ठीक। अब देखते हैं कितनी वृद्धि हुई है। तो 2014 से 18 के दौरान जो वृद्धि हुई थी वो 33% थी। जो 2018 से 22 के दौरान कितनी है? 6.7% है, ठीक है मेरे मित्रों। ये 33, ठीक है। तो जो 33 है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि है, और अभी कितनी हुई? 6.7% की वृद्धि हुई है। देखो दोस्तों क्या है, जब कम होती है चीज़, 1400 से 2900 हुई थी सीधी। कितनी हुई थी? 1400 से 2900 हुई थी, तो इसीलिए 33% की वृद्धि हुई थी। 1400 तो या सिर्फ 1900 से कुछ ऐसा, मतलब यह 33% की वृद्धि हुई थी, और अभी 6.7% की वृद्धि हुई है। अपन चलते हैं और आगे, और जो आंकड़े उनको देख लेते हैं। अब मेरे मित्रों अपन देख लेते हैं जो वृद्धि है वो कहाँ कहाँ पर हुई है, कहाँ कहाँ पर दर्ज की गई है। तो शिवालिक के पहाड़ों में, गंगा के मैदानी इलाकों में, यहाँ पर बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जबकि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहाँ पर बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना की बात करें तो इन राज्यों में बाघों की संख्या में क्या आई है? गिरावट आई है। जबकि शिवालिक पहाड़ी रेंज है, शिवालिक पहाड़ी रेंज कहाँ कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश वगैरह, बिहार वगैरह, यहाँ मतलब ऊपर वाला जो जाओगे आप, वैसे बिहार में कोई शिवालिक विवालिक नहीं है, लेकिन उत्तराखंड वगैरह और उत्तर प्रदेश जो गिरपद वाले एरिया हैं वहाँ पर क्या है? बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। गंगा के मैदानी इलाकों में भी वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है दोस्तों। उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों में, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में 194 बाघों को कैमरे में कैद किया गया था। और नीलगिरी के कब्जे में, नीलगिरी के विस्तार, कब्जे का मतलब ये है यार, क्या क्या है। तो विश्व स्तर पर बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नीलगिरी के अंदर क्या है? विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या पाई जाती है, ठीक है मेरे मित्रों। अब पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी घाट में क्या है? बाघों की संख्या में यहाँ पर कमी आई है। वायनाड और बिल्लीगिरीरंगा शिखर में काफ़ी गिरावट देखी गई है। इस जगह पर, इन दोनों जगहों पर क्या है? बाघों की संख्या में गिरावट आई है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं भारत में बाघों की गणना किस तरह से की गई है या कौन करता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, भारत में एक संस्था है, उसका नाम है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये क्या करती है? राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की गणना करती है, ठीक है। राज्य वन संपदा संरक्षण गैर सरकारी संगठन प्लस भारतीय बागान संस्थान, ठीक है, इन दोनों संस्थानों की क्या करती है? ये मदद लेती है। मतलब संस्था प्रमुख कौन सी है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। किन दो संस्थाओं की मदद लेती है? तो एक NGO है, राज्य वन संपदा संरक्षण, ठीक है, और एक संस्था है भारतीय बागान संस्थान। इनके क्या है? इनकी हिस्सेदारी से हर 4 साल में, ठीक है, इनकी साझेदारी से हर 4 साल के अंदर क्या करती है संस्था? बाघों की गणना करती है। गणना आधारित सिद्धांत और कैमरा ट्रैप से चित्र के आधार पर एक संयुग्मित नमूना पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मतलब यह कार्बन के जो कैमरा वगैरह हैं उसमें ट्रैकिंग वगैरह की जाती है। जो रेडियो कॉलर वगैरह हैं उनके माध्यम से क्या किया जाता है? गणना की जाती है। देखो प्रत्यक्ष रूप से आदमी चला तो जाएगा, गिन भी लेगा, लेकिन गिन के किसी को बता नहीं पाएगा ठीक है, इसीलिए कैमरे वगैरह और दूसरी चीज़ें हैं उनके माध्यम से गणना की जाती है, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों अपन चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ, ठीक है। बाघों की जो गणना थी वो हो चुकी है समाप्त, आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अब देखते हैं 29वां क्या है अपना। वैसे आज के अकॉर्डिंग तो ये 4थे नंबर का है, लेकिन वैसे 29वें नंबर का है टोटली। तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022, ठीक है।
देखो दोस्तों, ये रिपोर्ट वगैरह आती है, इनको जारी कौन करता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरी चीज़ तो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, लेकिन जो संस्था रिपोर्ट जारी करती है उनके नाम याद कर लेना ठीक से। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। यह रिपोर्ट प्रमुख संकेतकों जैसे ग्रीन हाउस गैस, टेम्परेचर, समुद्र के स्तर में वृद्धि, महासागरीय तापमान, अम्लीकरण, समुद्री बर्फ और ये है हिमनद हैं, उन पर केंद्रित होती है, ठीक है। समुद्री बर्फ पिघल रही है, हिमनद पिघल रही है, उनसे इन सारे सूचकांकों पर क्या है, आधारित है। कौन सी? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो यह जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम के प्रभावों पर भी प्रकाश डालती है। यह क्या करती है? जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम के प्रभावों पर भी प्रकाश डालती है। इतनी सी बात है, ठीक है दोस्तों। मेरे मित्रों, अब चलते हैं अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है हीट डोम के बारे में। देखो, हीट का मतलब होता है गर्मी, डोम का मतलब होता है गुम्बद। बोला गर्मी से कौन सी गुम्बद बनेगी भाई? गर्मी से ना बनेगी, लेकिन गर्मी की बन जाएगी। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं हीट डोम, गुम्बद आकार में। तो फिलहाल में क्या चल रहा है दोस्तों, यूरोपीय देशों में 2023 में सबसे गर्म महीने आ रहे हैं। जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में एवरेज टेम्परेचर से 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आ देगा। मान लो कहीं पे भी आपके अपने यहाँ पे मान लो जनवरी का तापमान रहता है लगभग 15, 16, 17। अब जनवरी के अंदर 28, 29, 30 रहने लग जाए, ठीक है। 28 तक तो ठीक है, 38 रहने लग जाए, अब बताओ क्या स्थिति होगी। तो वो जो स्थिति है वो इंग्लैंड के अंदर जो यूरोपीय देश हैं, इंग्लैंड बोल रहा हूँ, जो यूरोपीय देश हैं, जो अपने फिनलैंड वगैरह हैं, स्वीडन वगैरह है, नॉर्वे वगैरह है, या बोलें तो जो ऐसे प्लेस हैं जो नॉर्थ पोल के ज़्यादा पास हैं और यहाँ बर्फ़ वगैरह जमी रहती थी, वहाँ उतना टेम्परेचर नहीं होता था। लेकिन अभी 2023 में क्या है, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड एकदम से ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हीट डोम क्या होता है? जब ऐसा हुआ है तो हीट डोम अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आपसे पूछ लेगा। तो हीट डोम को अपन देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जब गर्म हवा एक जगह पर लंबे समय तक रहती है तो किसी बर्तन पर रखे ढक्कन की तरह वहाँ पर उच्च दबाव के क्षेत्र से यह गर्म हवा हवाओं का गुंबद जैसा बना लेती है। जैसे दोस्तों देखो, ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर गर्म हवा है, यहाँ क्या है, गर्म हवा, गर्म हवा। अब इसके चारों तरफ जो है बहुत ठंडी हवा है, हाई प्रेशर है, ठीक है। अब ये यहाँ से निकल नहीं पाती और कई दिनों तक यहीं पर जमी रहती है, यहीं पर बनी रहती है। ये होगी, इसको ये प्रतिस्थापित कर नहीं पाती है ठंडी हवा को। ये क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है, और इसके नीचे लो प्रेशर रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, ये निकल पाती नहीं है, इसको जगह मिलती नहीं है। जब ये हवाएं यहाँ आती हैं, ये हटेगी तभी तो यहाँ आएंगी, ये हटती नहीं है। कई दिनों तक ऐसी स्थिति, ऐसी दशा बनी रहती है, फिर धीरे धीरे यहाँ से ये प्रतिस्थापित होती है और हाई प्रेशर से फिर ठंडी हवाएं आती हैं, तब स्थिति सामान्य होती है। तो यहाँ पर एक गुम्बद जैसा बन जाता है। जैसे कि आप किसी बर्तन के, किसी गर्म जो दूध वगैरह गर्म करते हो उसके ऊपर आप ढक देते हो ना, तो नीचे गर्म बना रहता है, तो वो डोम तरीके का बन जाता है, ठीक है। तो इसी को हीट डोम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह हवा जितनी देर तक हवा फंसी रहती है, सूर्य उतना ही वायु को अधिक गर्म करता रहता है और प्रत्येक दिन उष्ण स्थिति पैदा होती रहती है। भाई हीट तो, भाई सूरज तो अपना काम करेगा, गर्म को और गर्म करेगा, ठीक है दोस्तों। तो जो चिढ़ता है उसको लोग और चिढ़ाते हैं, जो गर्म होता है उसको और गर्म कर रहा है ये, ठीक है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर आपका हीट डोम हो जाता है क्लियर। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे, ठीक। तो मेरे मित्रों देखो, अगली हमारा न्यूज आर्टिकल है कि भारत में जल निकायों की वाटर बॉडीज जो हैं उनकी अपनी पहली गणना की गई है। उससे पहले हमें यही नहीं पता था क्या वाटर बॉडी चल रहे हैं, ठीक है हमारे मित्रों, ठीक है। तो किसने की है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई है। यह गणना 2018-19 में की गई थी, पर इसकी रिपोर्ट जो है वो अभी जारी की गई है। 18-19 में गणना करके रख ली, उसके बाद कोरोना आ गया, रिपोर्ट जारी हुई नहीं, अब उसकी रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है मेरे मित्रों? तो देश में जो जल निकाय हैं उनके सभी पहलुओं पर उनकी स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति और उपयोग, ठीक है, इसका डेटा देखना है अपन को क्या करना है, पूरा देखा भाई कहाँ पर जल निकाय हैं। अभी आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ज़्यादातर बाढ़ में जो एरिया डूबते हैं वो वाले एरिए हैं जहाँ पर प्रतिबंधित हैं चीज़ें, लेकिन लोग जल निकायों के अंदर अतिक्रमण कर लेते हैं। अभी नदी नहीं आई, 1 साल नहीं आई, 2 साल नहीं आई, 3 साल नहीं आई, लेकिन फिर जब आई तो लेके वहाँ से मैदान कर दिया। तो जल निकायों के अंदर जब अतिक्रमण होता है
तो यही स्थिति पैदा होती है। जल भराव की स्थिति आप ज़्यादातर देखते हो, क्योंकि जल निकाय हैं उनका अतिक्रमण हो गया है। पानी को क्या पता कि आपने वहाँ मकान बना लिया, पानी तो जहाँ सदियों से आ रहा था, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से आ रहा था, वो अभी भी आया है। ठीक है मेरे मित्रों, तो इसके रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं उन पर एक बार अपन नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, देश के अंदर अभी हमारे क्या है 2.4 मिलियन से अधिक जल निकाय मौजूद हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जो है 24 परगना ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक जल निकाय थे। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले में और गुजरात के कच्छ का स्थान आता है, सबसे ज़्यादा जल निकाय यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, 1.6% जो प्रमाणित जल निकायों का अतिक्रमण किया जा चुका है। अतिक्रमण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो आप कुछ नहीं छोड़ सकते भाई। इसके बाद कर्नाटक और केरल में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण हुआ है। ठीक है मेरे मित्रों, अतिक्रमित जल निकायों में 95% से अधिक जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हैं। ठीक है, गांव में तो अपनी लाठी अपनी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, छोड़ो अपनी लाठी अपनी ही भैंस। जब मन किया जहाँ मन किया वहाँ बनाएंगे, कोई रोक सकता है कोई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको रिपोर्ट के माध्यम से पता लग गया होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी, पहले तो ये कि पहली गणना है, इस बात को याद रखना। दूसरा ये जल शक्ति मंत्रालय की गणना है। ठीक है, तीसरा ये इसमें क्या उद्देश्य था इस रिपोर्ट का, तो इस रिपोर्ट का उद्देश्य था कि जो जल निकाय हैं उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, अतिक्रमण तो नहीं हुआ है, और उपयोग सहित व्यापक डेटा जो है उसको एकत्रित करना था। वर्तमान में 2.4 मिलियन हमारे यहाँ क्या है जल निकाय हैं। सबसे ज़्यादा जल निकाय 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में, उससे कम आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में, फिर गुजरात में कच्छ में। ठीक है, 1.6% जो जल निकाय हैं प्रमाणित, उनका अतिक्रमण हो चुका है। और जो अतिक्रमण हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा यूपी ने किया है, उसके बाद कर्नाटक ने, उसके बाद केरल में अतिक्रमण हुआ है। और अतिक्रमित जो निकाय हैं उनमें 95% ग्रामीण इलाकों में अतिक्रमण किया गया है। ठीक है मेरे मित्रों, तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मेरे मित्रों, अगला हमारा न्यूज आर्टिकल है फिट फॉर 55 पैकेज। फिट फॉर 55 पैकेज, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जारी किया गया है। ये क्या है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जारी किया गया है। ये फिट फॉर 55 पैकेज के तहत यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा ने अपने 27 देशों को 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो 55% की उसमें कटौती करने के लिए आह्वान किया। भैया 55% कटौती कर दो, क्योंकि इन्होंने थोड़ी देर पहले हीट डोम देखा था। हीट डोम का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा था, तो भाई यूरोपियन यूनियन पर ही तो पड़ा था। यूरोपियन यूनियन के देश ही तो प्रभावित हुए थे, सबसे ज़्यादा यूरोपीय देश ही तो प्रभावित हुए थे। इसीलिए इसने क्या किया भाई, जो फिट फॉर 55 पैकेज है उसको जारी किया कि भाई अपने 27 देशों से कहा है कि जो 1990 के स्तर की तुलना में जो ग्रीन हाउस गैस है वो 2030 तक 55% की उसकी कटौती कर दो। मतलब अगर 1990 में तुम 100 यूनिट या बोलूँ तो 100 ppm छोड़ रहे थे CO2, तो उसको 55% कम करके 45 पे ले आओ। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार 1935 तक पंजीकृत सभी नई कारें शून्य उत्सर्जन वाली होंगी। मतलब यूरोपियन यूनियन सीधी बोल दिया यूरोपियन यूनियन ने कि भैया जितनी भी कारें वारें आप इस्तेमाल करोगे शून्य एमिशन होंगी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे सारे के सारे ज़्यादातर। ठीक है, आप कभी कभी सोचते होंगे सर इलेक्ट्रिसिटी भी तो पैदा होती है तब भी तो पॉल्यूशन होता है मेरे मित्रों। उसके देखो, पहली बात तो यह है वो शहर से बहुत दूर होते हैं तो मानव पर उतना प्रभाव नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो आप यूरोप जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, लेकिन वाहनों में कोई ऑप्शन नहीं होता, वहाँ आपको पेट्रोल डीजल जलाना ही जलाना है और शहर के अंदर और फंसाना है उसको। ठीक है, तो दोस्तों कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कार्बन गहन स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली के आयात पर कार्बन गहन स्टील, मतलब ये है ऐसी स्टील, जब हम स्टील का निर्माण किया है तो वहाँ पर हमने कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है, उसको बोलते हैं कार्बन गहन। जब हमने बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निर्माण किया है तो इसमें भी कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है। सीमेंट का निर्माण किया है तो उसमें भी कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है। उर्वरक बनाने में भी कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है। बिजली के बनाने में भी कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है। इस तरह की स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक और बिजली के आयात पर टैक्स लगाएगा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अगर उसके यहाँ कोई चीज़ आयात होती है और उसमें भले ही किसी दूसरे देश ने क्या किया है
कार्बन का ज़्यादा एमिशन किया है तो वो टैक्स लगाएगी। ठीक है दोस्तों, 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा का 40% उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो दोस्तों आपको पता लग गया हमने किसकी बात की है, तो फिट फॉर 55 पैकेज की बात की है। उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी पता लग गई होगी। अब मित्रों चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग जो है, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किया गया है। नाम पीटर्सबर्ग है लेकिन आयोजन किया गया है जर्मनी में, ठीक है, बर्लिन के अंदर। इसकी मेज़बानी किसने की है, तो जर्मनी और यूएई के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। आयोजन बर्लिन के अंदर हुआ है। नाम पीटर्सबर्ग है इसका नाम से धोखा मत खा जाना, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना, ठीक है। छद्म भेष बना के आया है, साधु का भेष बना के रावण आया है, बच के रहना। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद जो है वो आपके संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP के पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच है। मतलब जब भी COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है तो उससे पहले वार्षिक तौर पर, ठीक है, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किया जाता है। यह क्या है, ये उच्च स्तरीय राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी शुरुआत 2010 में जर्मनी की फेमस चांसलर एंजेला मर्केल के द्वारा की गई थी, ठीक है। जैसे मोदी जी अभी फेमस है, एंजेला मर्केल उस समय पर बड़ी फेमस थी जर्मनी की। अब पता नहीं क्यों फेमस थी, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है दोस्तों, लेकिन फेमस थी। एंजेला मर्केल का नाम लगभग सारे लोग जानते थे। अब उन्होंने उस तरह के काम किए होंगे, हम उस समय GS से बहुत दूर थे तो हमें नहीं पता 2010 में उन्होंने क्या क्या काम किए थे। तो दोस्तों इस फोरम का जो उद्देश्य है, जो हमने पीटर्सबर्ग जो संवाद है, उस फोरम का क्या उद्देश्य है, तो पक्षकारों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में सफल वार्ताओं की तैयारी। पक्षकारों का मतलब होता है पार्टीज का मतलब होता है जितने देश जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं उनको पार्टीज बोलते हैं, उनको पक्षकार बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों का सफल वार्ताओं की तैयारी, इसका केंद्रीय लक्ष्य बहुपक्षीय जलवायु वार्ताओं और राज्यों के बीच में विश्वास को मजबूत करना है। यह संवाद जलवायु अनुकूल जलवायु वित्त और नुकसान एवं क्षति से निपटने पर केंद्रित है, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो अब हम देख लेते हैं अगली न्यूज है हमारी COP28। इसका आयोजन कौन सी जगह पर किया जा रहा है, तो दुबई में किया जाएगा इसी साल, मतलब 2023 में किया जाएगा। कब, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई के अंदर आयोजन किया जाएगा। नाम याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे मित्रों। तो देखो दोस्तों, मध्य एशियाई फ्लाईवे बनाया गया है। मध्य एशियाई फ्लाईवे, आप बोलोगे सर फ्लाईवे का मतलब क्या है, सड़क हवा में? नहीं भैया, सड़क हवा में नहीं है, ये हवा की सड़क है। हवा की सड़क का मतलब ऐसी सड़क जिस पर हवा में उड़ने वाले जीव चलते हैं। मतलब देखो, जब साइबेरिया से सारस उड़ता है तो उसका एक रूट फिक्स रहता है। वो जब अपने पूर्वजों के साथ आया होता है तो उसको हवा के अंदर भी जो अलग अलग लैंडमार्क हैं उनके हिसाब से उसको क्या है, पूरा रूट याद होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी तो हम तो चाहे जब फाइटर प्लेन उड़ा देते हैं, चाहे जब प्लेन उड़ा देते हैं, चाहे जब कुछ भी कर देते हैं, हमें किसी की जान की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। अब प्रकृति हमारी जब जान लेगी तब हमें पता लगेगा जान की क्या कीमत है। देखो दोस्तों, मध्य एशियाई फ्लाईवे जो है पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है जो आर्कटिक रीजन से हिंद महासागर तक 30 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। आर्कटिक रीजन से जब साइबेरिया से सारस उड़ते हैं तो भारत तक आते हैं और एकदम हिंद महासागर तक जाते हैं और भी नीचे तक जाते हैं, वो जाते हैं एकदम मालदीव तक, मेडागास्कर तक चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा एक रास्ता है, फ्लाईवे है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप CAF मतलब मध्य एशिया फ्लाईवे का एक हिस्सा है जहां 182 जल पक्षी प्रजाति, 182 तरह की जल पक्षियों की प्रजाति, ठीक है, कम से कम 779 आबादी भारत में पाई जाती है। मतलब 182 प्रवासी जल पक्षी की प्रजातियां, ठीक है दोस्तों, जिनमें से 29 क्या है, संकटग्रस्त हैं विश्व स्तर पर। इस तरह की आबादी भारत के अंदर पाई जाती है। भारत में प्रवासी जो पक्षी हैं, भारत में प्रवासी पक्षियों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। साइबेरियन क्रेन, ठीक है, 182 तो जल पक्षी प्रजातियां आती हैं, 279 उनकी आबादी है। 400 प्रकार की लोकल रूप से भारत के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें साइबेरियन क्रेन, लेसर व्हाइट फ्रंट गूज जैसे संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय प्रजातियां भी शामिल हैं, ठीक है मेरे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ जो फ्लाईवे है वो आपकी समझ में आ गया होगा मध्य एशिया का। अब चलते हैं अपन दोस्तों थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों देखो, रेस टू नेट जीरो, मतलब नेट जीरो का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर
नेट जीरो सीधी सीधी बात है, जो हम इस तरह की गैसें छोड़ते हैं जो जलवायु को परिवर्तित कर रही हैं, उसको नेट जीरो के लिए एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है रेस टू नेट जीरो, ठीक है। तो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के द्वारा जारी की गई है। जारीकर्ता का नाम याद रख लेना। इसका उद्देश्य क्या है इस रिपोर्ट को जारी करने का? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अधिकांश देश चरम मौसम की घटनाओं, चरम मौसम का मतलब सर्दी पड़े तो इतनी कि जमा दे, गर्मी पड़े तो इतनी कि पिघला दे, ठीक है दोस्तों, और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये है कि चरम मौसम के लिए जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं वो जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मतलब जब उनको भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा तो हैजा से मरेंगे ही मरेंगे, वो बिल्कुल सामना नहीं है, ठीक है। जल स्तर बढ़ेगा समुद्र का तो परेशान होंगे ही होंगे, ठीक है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि यह क्षेत्र दुनिया के आधे से अधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है मेरे मित्रों। किस पे प्रकाश डालती है? तो दुनिया के आधे से अधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो है आपका एशिया पैसिफिक क्षेत्र, ठीक है मेरे मित्रों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, वीडियो उतना सही रखेंगे जितनी ज़रूरत है, ठीक है। देखो दोस्तों अगला है आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला मध्य प्रदेश के अंदर, याद रखना है इसको, ठीक है। अगला है आपका टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन द प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट, यूनेप मतलब यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी? टर्निंग ऑफ द टैप। टर्निंग ऑफ द टैप का मतलब है टोटी को कर दो बंद। टोटी बंद करने का मतलब है यहाँ पर जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन हो रहा है तो नई प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर दो बिल्कुल बंद। नई प्लास्टिक का प्रोड्यूशन जो है वो बंद करके हमें क्या करना है? एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करनी है। सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करने का मतलब है कि जो हमने उत्पादन कर दिया बंद, अब जितनी प्लास्टिक विश्व के अंदर है, देखो वो बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, उसको वहाँ से लाओ जहाँ भी है, जहाँ से उसको रिन्यू करो, उसको रिप्रोसेस्ड करो, रिप्रोसेस करके फिर से यूज करो, फिर जब वो ख़राब हो जाए फेंक जाए तो फिर इसको फिर से उसको रिप्रोसेस करो और उसको फिर से यूज करो, ठीक है। जो टैप है मतलब नई आ रही है उसको कर दो एकदम से बंद। ये रिपोर्ट ये बोल रही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है, ठीक है। उद्देश्य दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक परिपत्र व्यवस्था मतलब सर्कुलर इकोनॉमी, जैसे कि उत्पादन हुआ हमारे पास आई, यूज किया, फेंक दिया, फेंक के उठाने वाले कचरे वाले वहाँ फिर से ले गए, रिप्रोसेस हुआ, तो मतलब सर्कुलर इकोनॉमी प्लास्टिक के प्रदूषण को रोकने के लिए इस तरह की एक इकोनॉमी को क्या करना है मित्रों, ठीक है, क्रिएट करना है। ये रिपोर्ट ये चीज़ बोलती है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों अगली हमारी न्यूज है पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव। पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव, ठीक है, जलवायु के लिए फिल्म महोत्सव, ठीक है दोस्तों। तो आयोजन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान, ठीक है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स इसके द्वारा, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स इसके द्वारा आयोजन किया गया है। सहयोग किस किसने किया है? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने, यूरोपियन यूनियन ने, न्यू टाउन कोलकाता ग्रीन स्मार्ट सिटी रेलवे लिमिटेड के द्वारा सहयोग किया गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा आयोजित किया गया इसी को याद रखना। बाकी जो रट्टा वीर हैं वो रट्टा मार सकते हैं, तो जो सहयोगी हैं उनके भी नाम याद रख लेना, कोई बुराई नहीं है उसको नाम को याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। तो यह सिटी इंक्वायरी टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन मतलब सिटीज CITISTS इस प्रोग्राम के माध्यम से U20 का मतलब है दोस्तों G20 का सिटी ट्रैक, इससे संबंधित प्रोग्राम के तहत चल रहा है। क्या चल रहा है? तो अभी आपने ऊपर देखा तो पहली जो शहरी जो फिल्म महोत्सव है वो चल रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यह महोत्सव शहरी क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव शामिल होंगे, ठीक है दोस्तों। इस महोत्सव में शहरी क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है दोस्तों, इस तरह के प्रभाव इसके अंदर शामिल होंगे। और दर्शक जो है फिल्म के माध्यम से इन परिदृश्यों को देखेंगे। किस परिदृश्य को देखेंगे? तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके क्या क्या परिणाम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है ग्लेशियर्स पे, वहाँ पर्यटक तो जा नहीं सकते, वहाँ लोग तो जा नहीं सकते, तो उनको एक फिल्म बनाई जाएगी उसके ऊपर
और उसको रिलीज़ किया जाएगा और इस तरह का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को दिखाई जा रही हैं कि देख लो भाई क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, समझ जाओ, संभल जाओ। ठीक है दोस्तों, इस दौरान 12 देशों की 16 फिल्में प्रदर्शित की गई हैं। कितनी की गई हैं? तो 12 देशों की 16 फिल्में प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है मेरे मित्रों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतनी सी चीज़ याद रख लेना कि जो महोत्सव है उसका आयोजन कौन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या है। चलो मेरे मित्रों, अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मेरे दोस्तों, अगला हमारा न्यूज आर्टिकल है वो है काफ्यू राष्ट्रीय उद्यान। ये है दोस्तों जाम्बिया के अंदर। ठीक है, आप बोलोगे सर जाम्बिया के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि दोस्तों बड़ी बिल्लियों को बचाने के प्रयासों से लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा में है ये वाला राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बड़ी बिल्लियाँ, बिग कैट्स मतलब टाइगर हैं, चीता है, उस तरह की चीज़ों को बचाने का, उस तरह के जीवों को बचाने का वैश्विक स्तर पर इतना बड़े अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा है राष्ट्रीय उद्यान की। तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला न्यूज आर्टिकल है अपना दोस्तों, वो है आमचांग वन्यजीव अभयारण्य। ये है आपका आसाम के अंदर। इस तरह के आड़े टेढ़े नाम वाले हों उनको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों जब इस तरह के जो वन्यजीव अभयारण्य वगैरह हैं उनके नाम आया करें तो आप बहुत अच्छे से रट लो। एक तो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है जो ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और दूसरा बात यह है इसका नाम भी बड़ा उल्टा सीधा सा है, आमचांग। अमचांग नाम से आ जाए आप भी सोचते पर होगे सर पता नहीं कहाँ होगा। तो आसाम के अंदर है। यहाँ पर जंगली हाथियों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हाथी हैं और मनुष्य है, मानव है, उसके बीच में मैच अक्सर होता रहता है और हाथी जीत जाते हैं, मानव हार जाता है, या फिर हाथी हार जाता है, मानव जीत जाता है, मतलब मरना एक को पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, भारतीय सेना ने क्या किया, यहाँ पर एक असाधारण पहल शुरू की है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, कि जो हाथियों का जो एरिया है उसके अंदर ज़्यादा दखलंदाजी मत करो। ठीक है, हाथियों के जो कॉरिडोर हैं जहाँ से वो अक्सर निकलते हैं, गुजरते हैं, उस बीच पर निर्माण मत करो। तो इस तरह का एक असाधारण पहल शुरू की है। कहाँ पर? तो आमचांग राष्ट्रीय उद्यान जो वन्यजीव अभयारण्य है आसाम के अंदर, वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा टॉपिक, वो है दोस्तों आपकी गोला नदी। कौन सी नदी? गोला नदी। आपसे पूछ लेगा ज्योग्राफी के अंदर गोला नदी के बारे में, आप पट्टियाँ गिनते रह जाओ। आजकल तो पट्टियाँ भी नहीं होती, ऊपर से आरसीसी पड़ी हुई है, गिट्टियाँ दिखती नहीं है, लोग सीमेंट से ढकवा देते हैं जो गिट्टियाँ गिन ले आदमी। ठीक है दोस्तों, तो ना तो पट्टियाँ गिनने को मिलेंगी ना गिट्टियाँ गिनने को मिलेंगी। तो गोला नदी क्या है? तो देखो दोस्तों, इसे गोला नदी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये उत्तराखंड के पहाड़ पानी गांव से निकलती है। यहाँ पर निकलती है। इस नदी को यहाँ पर क्या किच्छा और बेगुल के नाम से भी जाना जाता है। गोला नदी यूपी में रामगंगा में आके मिल जाती है। रामगंगा बहुत फेमस नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है दोस्तों, ये गंगा की एक सहायक नदी है। पर्यावरण मंत्रालय ने गोला नदी में खनन को मंजूरी दे दी है। इस कारण इस पर केस चल रहा था कि गोला नदी के अंदर खनन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जैव विविधता को खतरा तो नहीं है। तो पर्यावरण मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी कि ठीक है भाई आप खनन कर सकते हो। तो आप बोलोगे नदी के अंदर से सर क्या खनन कर सकते हैं? तो दोस्तों जो बजरी होती है, सैंड, जिससे मकान वकान बनते हैं, ठीक है, उसका खनन किया जा सकता है यहाँ से। आपको जान के हैरानी होगी कि जो सैंड है उसका हम इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। अब आप बोलोगे सर रेत तो ऐसे ही पड़ा रहता है। ऐसे ही नहीं पड़ा रहता भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिल्डिंग मटेरियल में, उसके बिना मकान नहीं बनते। ठीक है मेरे दोस्तों, तो गोला नदी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विक्टोरिया झील के बारे में। अब आप बोलोगे सर आप तो विक्टोरिया झील पढ़ाने बैठे, भाई विक्टोरिया झील के बारे में जान लो। पहले तो IUCN ने कहा है कि विक्टोरिया झील है वो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित हो रही है, इसके जो बेसिन है उसको खतरा हो रहा है। देखो दोस्तों, विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। नील नदी कई देशों की जीवन रेखा है। मिस्र तो डिपेंड ही नील नदी के ऊपर है। अगर विक्टोरिया झील का जो अपवाद, जो जहाँ से जो बेसिन है, जहाँ से पानी मिलता है विक्टोरिया झील को, अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो विक्टोरिया झील के अंदर पानी की हो जाएगी कमी। जब विक्टोरिया झील के अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो सबसे बड़ी बात है कि विक्टोरिया झील के सहारे जितनी भी जैव विविधता है उसका क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। वहाँ से निकलने वाली नील नदी का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। नील नदी के सहारे जहाँ तक समुद्र में जाके नहीं मिल जाती है, ठीक है, भूमध्य सागर के अंदर नहीं मिल जाती है, तब तक जितनी भी जैव विविधता है उसका क्या होगा, ह्रास होगा।
मनुष्य के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, रोजगार खत्म, जीवन खत्म। तो इसलिए विक्टोरिया झील बहुत भयंकर चर्चा में है और IUCN ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि इसके अनुसार जलवायु परिवर्तन का क्या हो रहा है, विक्टोरिया के जो बेसिन है, जल बेसिन है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और धीरे धीरे ये कम हो रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, तो अपन विक्टोरिया झील बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चीज़ को लेकर। तो विक्टोरिया झील के बारे में जान लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अपने से। अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ रखे हैं तो और भी पढ़ लो। तो दोस्तों, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की तो है सबसे बड़ी झील, जो केनिया, तंजानिया, युगांडा में विस्तृत है, जबकि इसका जो प्रसार है बुरुंडी और रवांडा के कुछ हिस्सों तक भी है। ठीक है दोस्तों, इसका जो बेसन है बुरुंडी रवांडा तक फैला हुआ है। कितने देशों के अंदर इसका बेसन है। इसे डार्विन ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को, इस नाम को याद रखना, पूछ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो पहली कौन सी है दोस्तों? लेक सुपीरियर, USA के अंदर, USA कनाडा बॉर्डर पे। ठीक है मेरे मित्रों, इसके साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी है। मतलब देखो दोस्तों, पहले नंबर पर सुपीरियर मीठे पानी की, तो दूसरे नंबर पर आएगी। अब खारे पानी, मीठे पानी, सारी तरह की झीलों की बात करें तो पहले नंबर पर कौन सी आ जाती है आपकी? कैस्पियन सागर, दूसरे पर सुपीरियर और तीसरे पर कौन सी है? लेक विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया। ठीक है दोस्तों, श्वेत नील नदी के उद्गम का स्रोत है। ठीक है, एक ब्लू नील है, एक वाइट नाइल है। वाइट नाइल कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से। और ब्लू नील आप मुझे को बताओ, ठीक है, कौन सी झील है जहाँ से निकलती है? कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। ठीक है, मेरे हिसाब से वो टाना सागर, जो टाना झील है, वहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसी के बगल में ही है। तो विषुवत रेखा से होकर ये झील गुजरती है। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है, तो विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय झील भी इसे ही कहा जाता है। उष्ण कटिबंध की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है आपकी झील विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। तो आपको विक्टोरिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी होंगी मेरे मित्रों। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, जो विक्टोरिया झील है वो अपने उच्च स्तर के अद्वितीय जैव विविधता के लिए जानी जाती है। ये अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो विक्टोरिया झील का बेसन मत्स्य पालक, जंगल, आर्द्रभूमि, रेजलैंड सहित विशाल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, जो स्थानीय समुदायों को भोजन और स्वच्छ पानी तथा उन्हें आजीविका प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों, नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। नई है वैश्विक वित्तीय सम्मेलन। ठीक है, इसका आयोजन कौन सी जगह पर किया गया है मेरे मित्रों? तो पेरिस के अंदर किया गया है। इस कार्यक्रम का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक था दोस्तों, हाउ टू मेक पॉल्यूटर्स पे, क्लाइमेट फाइनेंस टू सपोर्ट ग्लोबल इक्वलिटी। मतलब दोस्तों देखो, जो देश पिछड़े हुए हैं, जहाँ रोजगार का संकट है, खाने पीने की समस्याओं का भी संकट है, इतने पिछड़े जिनकी कोई सीमा नहीं, अब वो लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट करें अपना, या वो क्लाइमेट को देखें। भाई जिनको डेवलपमेंट करना था वो तो इतने ज़्यादा कर गए कि उनके हिस्से के भी क्लाइमेट चेंज को खा गए वो। तो अब वो लोग क्लाइमेट चेंज को ना देख रहे, वो करें भैया हम भी डेवलपमेंट करेंगे, हम भी जीने लायक बनेंगे, मरेंगे तो सारे ही मर जाएंगे, हम तो वैसे भी अधम जिंदगी जी रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि वैश्विक एक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है कि भाई जो डेवलप देश हैं और जहाँ पर डेवलपमेंट लेस है, कम है, वहाँ पर यदि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, पुरानी का, तो उसको नई टेक्नोलॉजी के लिए पैसे दो, और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में उनको यदि पैसे की कमी हो रही है तो और भी ज़्यादा पैसे दो। ठीक है, इसीलिए नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है पेरिस के अंदर। अब देख लेते हैं अपन इसको कि इसकी टेक्निकल बात है क्या क्या है। तो मेरे दोस्तों, क्या है, शिखर सम्मेलन की घोषणा UNFCCC में, जो UNFCCC का 27वां कॉन्फ्रेंस था उसी में कर दी गई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जो COP27 था उसी में। अब COP28 तो आयोजित होगा UAE के अंदर दिसंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर में। ठीक है दोस्तों, तो जो 27वां था उसी में घोषणा कर दी थी कि भाई इस तरह की हम एक संधि करेंगे, इस तरह की वार्ता करेंगे, पेरिस के अंदर वार्ता करेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य तो जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता की कमी को पूरी करना। शिखर सम्मेलन में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण क्षमता में वृद्धि की घोषणा इसके अंदर की गई थी। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे दोस्तों। तो मेरे मित्रों, अगला है अपना सौर विकिरण प्रबंधन। सौर विकिरण का प्रबंधन करना, ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, सौर बजट, कि सूरज से किरणें आती हैं, कुछ बादलों से परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ धूल कणों से हो जाती हैं, कुछ जलवाष्प से हो जाती हैं, कुछ भी और भी अंदर आ जाती हैं, तो कुछ हो जाती हैं आपकी बर्फ़ का एल्बिडो इतना हाई होता है कि उस पर जितनी भी सनलाइट पड़ती है वो दोबारा से अंतरिक्ष में विकृत हो जाती है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों, बरसात कम हो रही है। ठीक है,
बादल भी कम हो रहे हैं, ठीक है, बर्फ़ इतनी पिघल चुकी है कि उसका एल्बिडो बहुत डाउन हो गया है। अब जो अर्थ पर जो विकिरण आते हैं पूरे पूरे पृथ्वी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कुछ तो हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कुछ प्रकृति खुद गुस्सा हो रही है, वो भी अपना टेम्परेचर बढ़ा ले रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रबंधन करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों सौर विकिरण प्रबंधन जलवायु इंजीनियरिंग का एक ही रूप है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी को गर्म करने से पहले ही सूर्य की कुछ ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित कर देना। अब देखना इसके क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग है जिसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो दोस्तों सौर विकिरण का जो प्रबंधन है, सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित करके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को जो है उनका सामना करने के लिए एक संभावित उपकरण के रूप में यहाँ पर उभरा है, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो चर्चित तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। इसमें क्या होगा दोस्तों, सल्फेट के एरोसोल जो होंगे, एरोसोल मतलब होता है छोटे छोटे कण, ठीक है। इसको क्या होगा, अंतरिक्ष के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, अंतरिक्ष के अंदर वितरित कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, एरोसोल से परावर्तन जो है, इसका परावर्तन कणों को ऊपरी वायुमंडल में जो है, जो इसके ऊपरी वायुमंडल में इसको इंजेक्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, देखो सूर्य का प्रकाश जमीन पर पड़ेगा तो परावर्तित होकर वापस लौट जाएगा, धरती तक ही नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या किया जाएगा, तो समुद्र के ऊपर जो बादल होते हैं निम्न स्थल के, उनमें क्या है, समुद्री जल या अन्य पदार्थों को बूंदों का छिड़काव कर देंगे, या तो समुद्री पानी उसमें छिड़काव कर देंगे। तो वाटर वेपर इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उसके अंदर पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि सनलाइट पड़ेगी तो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है मेरे मित्रों। और क्या किया जाएगा दोस्तों, और देखो दोस्तों स्पेस सनसेट का मतलब है दोस्तों, देखो लैग्रेंज बिंदु है पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है एक बिंदु जहाँ पर के 0 होता है ग्रेविटी, ठीक है। वहाँ पर क्या किया जाएगा दोस्तों, एक बड़े से शीशे को दर्पण या स्क्रीन लगा देंगे तो वहाँ पर कुछ पड़ के उस पर उससे वितरित हो जाएगा, पीछे की तरफ ही लौट जाएगा, ठीक है मेरे। तो इस तरह के उपाय किए जाएंगे, बचकाना उपाय हैं, बाकी अभी किए जाएंगे तब पता लगेगा, ये तो अभी सोचने वाली बातें हो रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे अपन। तो यहाँ पर है मेरे मित्रों महादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कौन सी जगह, गोवा के अंदर है। तो महादेही वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने पर विचार किया जा रहा है, इसीलिए ये चर्चा में विषय में था। इसलिए महादेही वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सी जगह पर है, तो गोवा के अंदर है। ये आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित करने की कौन से अभ्यारण्य को बात चल रही है, तो कौन से को चल रही है, महादेही वन्यजीव अभ्यारण्य को कहाँ पर स्थित है ये, तो गोवा में। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। तो आज की अंतिम न्यूज, तो मेरे दोस्तों पारकाचिक ग्लेशियर की बात हो रही है, कौन से की, पारकाचिक ग्लेशियर की। तो ये लद्दाख में स्थित है, ये आपको याद रखना था, कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। तो दोस्तों लद्दाख में स्थित जो पारकाचिक ग्लेशियर है, सुरु नदी घाटी के सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर में से एक है। तो सुरु नदी घाटी कौन सी जगह पर स्थित है, आपसे पूछ लेगा, सुरु घाटी, नदी भी हटा देगा, सुरु घाटी कौन सी जगह पर है, तो लद्दाख के अंदर है, ठीक है। ये 53 किलोमीटर लंबाई जो है, कितना है, 53 किलोमीटर लंबाई, ठीक है, और 14 किलोमीटर 53 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 14 किलोमीटर लंबा है, ठीक है दोस्तों। ये तेज़ी से पिघल रहा है, इस कारण ये चर्चा में था। तो पारकाचिक ग्लेशियर के बारे में आप याद रखना, कहाँ पर अवस्थित है, तो लद्दाख के अंदर अवस्थित है, ठीक है मेरे मित्रों। तो आपका न्यूज आर्टिकल डिस्कशन है जो आज का, वो होता है यहीं पर समाप्त। अब आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। एक थैंक यू छोटा सा प्यारा सा कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।